सभी छात्रों को डॉक्टर गजानंद आर्य का नमस्ते। आप सभी को सीबीएसई द्वारा निर्धारित अंतराल अभिव्यक्ति और माध्यम हिंदी पाठ्यक्रम के लिए सुनिश्चित इस वीडियो में अभिव्यक्ति और माध्यम का अध्ययन करने जा रहे हैं। आपने पिछले वीडियो में डॉक्टर गजानंद आर्य को अंतराल को अध्ययन किया। इसमें संक्षिप्त रूप में मुख्य प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं जो छात्र हित के लिए विशेषतः कारगर है। अभिव्यक्ति और माध्यम। सामान्य जानकारी लेते हुए ब्रिटिश राज सन 1858 से 1947 तक की भारतवर्ष में रहा। तत्काल 18 से 58 से 1912 तक की उन्होंने कलकत्ता को राजधानी बना करके रखा था, अर्थात पहली राजधानी कलकत्ता रही अंग्रेजी शासनकाल में। तत्पश्चात 1912 से लेकर के 1947 तक की दिल्ली को राजधानी के रूप में स्वीकृत किया गया और यहीं से सारा कार्य चलता था। तत्काल महारानी विक्टोरिया का शासन था जो 1858 से 1901 तक था। एडवर्ड सप्तम 1901 से 1910 तक की उन्होंने शासन किया। जॉर्ज पंचम ने 1910 से लेकर के 1936 तक, एडवर्ड अष्टम ने 1936 में ही शासन किया और जॉर्ज छठा जिसे षष्टम कहते हैं 1936 से 1947 तक की किया। भारतीय इतिहास में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को क्रांति उत्पन्न हुई। ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए यह क्रांति उत्पन्न हुई थी। भारत सरकार अधिनियम 2 अगस्त 1858 को पास हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 15 अगस्त 1947 को। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन 15 अगस्त 1947 को हुआ, अर्थात भारतवर्ष 2 टुकड़ों में बंट गया। एक का नाम पाकिस्तान हुआ और दूसरे का नाम हिंदुस्तान, जिसे भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संवैधानिक व्यवस्था को लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। इसी लोकतंत्र के विषय में हम अध्ययन करने जा रहे हैं और लोकतंत्र के जो स्तंभ है उसे 4 स्तंभ है। स्तंभ का मतलब होता है खंभा। जैसे किसी मकान को छत को ढोने के लिए खंभा होता है, ऐसे ही लोकतंत्र को चलाने के लिए 4 स्तंभ माने गए हैं। पहला विधानपालिका, संसद या जिसे विधानसभा कहते हैं, संसदीय विधानसभा, और उसके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होते हैं। संसद के प्रधानमंत्री मुखिया होते हैं और विधानसभा के मुख्यमंत्री होते हैं, और दोनों ही को मिलाकर के विधानपालिका कहा जाता है। कार्यपालिका, राष्ट्रपति और राज्यपाल। प्रदेशों में राज्यपाल कार्य करते हैं और पूरे देश के लिए राष्ट्रपति कार्य करते हैं। न्यायपालिका, न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। अंग्रेजी में से सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उच्च न्यायालय को हाई कोर्ट कहते हैं। लेकिन हमें हिंदी में ही लिखना है, इसलिए उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय भी कह सकते हैं। मीडिया को चौथा स्तंभ माना गया है, जो इस पुस्तक का मुख्य विषय है। मीडिया का मतलब होता है संचार साधन, जिसके मुख्य स्तंभ है पत्रकार, संपादक, संवाददाता। मीडिया लोकतंत्र का चौथा और महत्वपूर्ण स्तंभ है।
अभिव्यक्ति और माध्यम इसी के अंग हैं। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के सहारे लोगों को सजग और शिक्षित किया जाता है ताकि नागरिक देश के उत्थान में आदर्श भूमिका निभा सके। अगले पृष्ठों में, अग्रिम पृष्ठों में प्रश्नोत्तर के माध्यम से अभिव्यक्ति और माध्यम के प्रत्येक पहलू पर प्रकाश डाला जाएगा। अर्थात मीडिया को ही लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और मजबूत स्तंभ है। यह पक्ष और विपक्ष दोनों को ही बराबर तरीके से, समान तरीके से उच्चारण करता है। अब हम आपको संचार और जनसंचार किसे कहते हैं इसके विषय में बताने जा रहे हैं। संचार का अर्थ होता है, संचार शब्द का क्या अर्थ है? संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुआ जिसका अर्थ होता है चलना। चर माने चलना। सम चर, चर का अर्थ है चलना। सम मतलब सम्यक, अच्छी तरह, एक स्थान से दूसरे स्थान तक की पहुंचना। संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को आदान प्रदान रचनात्मक संवाद है। सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य के माध्यमों से सफलतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना ही संचार है। यहां पर यह स्पष्ट है, जो हम बात कह रहे हैं और सुनने वाले सुन रहे हैं, तो यहां से बात वहां तक की पहुंची है। तो यहां से वहां तक की जाने की प्रक्रिया को चलना कहते हैं, पहुंचना कहते हैं। ये प्रक्रिया भिन्न भिन्न तरीके से होता है और उन सभी को संचार माध्यम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, आप अपने किसी मित्र को टेलीफोन करते हैं, दूरभाष करते हैं, मोबाइल फोन से बात करते हैं। आपने यहां से घंटी बजाई, उसने उठा लिया, आप यहां बात कर रहे हैं और वो वहां सुन रहा है, तो संचार हो रहा है। आप देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन किसी न किसी माध्यम से वो चल करके पहुंच रहा है, इसलिए संचार कहते हैं। संचार और जनसंचार के विभिन्न माध्यम क्या है? अगला प्रश्न है। टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा संचार और जनसंचार के माध्यम है। इन्हीं चीजों का उपयोग करके, टेलीफोन इत्यादि चीजों का उपयोग करके हम एक दूसरों को अपनी बातों को पहुंचाते हैं, अपने विचारों को पहुंचाते हैं, अपनी भावनाओं को पहुंचाते हैं। इसीलिए इनको संचार कहते हैं। जनसंचार का प्रमुख साधन क्या है? मुख्य साधन क्या है? प्रमुख मतलब मुख्य साधन। तो जनसंचार का प्रमुख साधन है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया का मतलब होता है जो छपा हुआ है, जैसे अखबार है। आप अखबार से समाचार पढ़ते हैं, वो प्रिंट मीडिया है। पत्रिकाएं हैं, रेडियो, इससे सुनते हैं, गाने सुनते हैं, समाचार सुनते हैं, ये रेडियो। टेलीविजन, इसमें देखते भी हैं और सुनते भी हैं। इंटरनेट, ये सबसे तेज साधन है जो आजकल हर छात्र इसका उपयोग कर रहा है, हर व्यक्ति उपयोग कर रहा है, हर कार्यालय में उपयोग किया जा रहा है। पूरा विश्व इंटरनेट के माध्यम से बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। संचार का महत्व क्या है? संचार मानवीय विकास में सहायक है। मानवीय विकास का मतलब होता है मनुष्य समाज के विकास के लिए। उदाहरण के तौर पर आपको कोई सूचना मिलती है, आप तत्काल उसको समझ लेते हैं और उसी प्रकार कार्य करते हैं, आपका विकास का साधन है। शिक्षा के लिए कोई संचार माध्यम से आपको कोई पठन सामग्री भेजता है, तो आप क्या करते हैं? उसको पढ़ करके अपने मनो मस्तिष्क का विकास करते हैं, भावनाओं का विकास करते हैं, अन्य की भावनाओं को आधान करके संप्रेषित भी करते हैं। संचार द्वारा संदेशों का आदान प्रदान होता है। संचार लोगों को करीब लाता है। जब आप किसी मित्र से बात करते हैं, परिवार के सदस्य से बात करते हैं,
किसी व्यक्ति विशेष से बात करते हैं तो आप बहुत करीब होकर के बात करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। आजकल तो बहुत ही उत्तम साधन है, वीडियो के माध्यम से कॉल करके भी एक दूसरे को हम करीब ले आ जाते हैं। संचार किसी भी घटना को तुरंत सूचना देता है। संचार कितने प्रकार के होते हैं, अगला प्रश्न है। मौखिक एवं अमौखिक संचार। मौखिक का मतलब होता है मुंह से जो बोला जाता है, अमौखिक का मतलब जो लिख करके बिना बोले किया जाता है, उसको अमौखिक कहा जाता है। अंतः वैयक्तिक संचार, इंसान के द्वारा संचार, समाज अपना विषय को पहुंचाना संचार कहलाता है। समूह संचार, टेलीविजन में अन्य सदस्य कई लोग मिलकर के अपने बातों का विचार विमर्श करते हैं और एक नई चीज उत्पत्ति होती है, उसे कहते हैं समूह संचार। जन संचार, मनुष्य के माध्यम से या साधनों के माध्यम से। जन संचार के आधुनिक माध्यमों से सबसे पुराना माध्यम क्या है? माध्यम माने तरीका। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना प्रिंट मीडिया है। इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है, प्रिंट मीडिया का मतलब होता है छपा हुआ। जैसे अखबार है सबसे पुराना माध्यम है। शुरू में लोग अखबार से ही या चिट्ठियों से ही लिख करके अपने समाचार को पहुंचाते थे। अब इस प्रिंट मीडिया के क्या खूबियां हैं, इसको हम जानेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहां ये बताना चाहूंगा, प्रिंट मीडिया, इसमें हर एक चीज में कुछ कमियां भी होती हैं, कुछ विशेषताएं भी होती हैं। जो पहला है, आप विशेषता के बारे में जान रहे हैं। जैसे प्रिंट मीडिया का जो पहली विशेषता है, आप विशेषता के बारे में देखें, छपे शब्दों में स्थायित्व होता है। मतलब एक बार छप गया, उसे आप बार बार 10 बार पढ़ सकते हैं, इसलिए स्थायित्व होता है। लिखित भाषा का विस्तार होता है। आप जिस भाषा में लिखते हैं उस भाषा को आप विकास करते हैं, बढ़ाते हैं, फैलाते हैं और वो स्थायी रूप भी रहता है लिखित में। सुविधा के अनुसार कहीं भी और कभी भी पढ़ सकते हैं। आपको जब सुविधा है और जहां सुविधा है उसको आसानी से अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम है। अगर आप एक ही पैराग्राफ नहीं देखेंगे, आप अखबार को ध्यान से देखें तो मनुष्य का चिंतन भी होता है, विचारकों के चिंतन भी होते हैं और विचारकों के विचार भी, अपने विचार भी होते हैं। विश्लेषण का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत अत्यधिक गहराई से ज्ञान रखता है, विचारों को समझता है, वो उसका विश्लेषण भी करता है कि इसमें अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। इसमें जहां 5 खूबियां बताई गई हैं, 5 कमियां भी गिना दे रहे हैं। निरक्षरों के लिए बेकार है। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है उसके लिए यह अखबार बेकार है, पत्रिकाएं बेकार है। समाचारों की समय सीमा होती है। मान जाओ आज जो समाचार है कल बदल जाता है या 1 घंटे के बाद बदल जाता है, आधे घंटे के बाद भी बदल जाता है। लेकिन टेलीविजन में तुरंत बदला हुआ समाचार आपको मिल जाता है, इंटरनेट में और तुरंत मिल जाता है। पर इसमें क्या है कि आपको अगले दिन ही समाचार मिल पाएगा। इसीलिए समय सीमा जो होती है वो जब तक समाचार पत्र छपता है तब तक का समाचार मिलता है, आगे का समाचार आपको अखबार में तत्काल नहीं मिल सकता। स्पेस का ध्यान रखना पड़ता है। स्पेस का मतलब जगह। तुरंत घटी घटनाओं की सूचना तत्काल नहीं मिलती। अशुद्धि रह गई तो सुधार अगले अंक में संभव है। कई बार मानवीय गलतियों की वजह से अशुद्धियां, गलतियां रह जाती हैं। ऐसे समय में वह अगले दिन समाचार पत्र में छप करके आता है कि यहां गलती हो गई है, इसको आप ध्यान से इस तरीके से पढ़ें। इसलिए उसमें अशुद्धि रह गई तो संशोधन अगले दिन संभव है। रेडियो के विषय में बता रहे हैं। यह सचल माध्यम। सचल का मतलब आप चलते फिरते कहीं भी गाना सुन सकते हैं, इसीलिए इसको सचल कहा है।
रेडियो के समाचार कहीं भी सुन सकते हैं। कहीं भी सुन सकते हैं का मतलब, जैसे उदाहरण के तौर पर छत में बैठ के सुन सकते हैं, मित्रों के साथ बैठ के सुन सकते हैं, या किसी एकांत में भी सुन सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। यह शिक्षित अशिक्षित दोनों के काम का है। जो पढ़ा लिखा है वो भी सुन सकता है, जो नहीं पढ़ा लिखा है वो भी सुन सकता है। इसीलिए दोनों के काम का है। यह सस्ता है, यह उपकरण बड़ा सस्ता है, अब बहुत सस्ता हो चुका है। इसके लिए बिजली की अनिवार्यता नहीं है, आज सेल से चल जाता है, मोबाइल फोन में चल जाता है, इसीलिए बिजली अनिवार्य नहीं है। अब कमियां के बारे में जानते हैं। इसमें केवल आवाज या दृश्यों का भाव है। दृश्य का मतलब आप फोटो नहीं देख सकते, जैसे टेलीविजन में देख सकते हैं। इसके समाचार को पुनः सुनने की सुविधा नहीं है। अगर समाचार एक बार निकल गया तो दोबारा अगर वो प्रसारण करेंगे तो सुनोगे, नहीं तो नहीं सुन सकते। इसीलिए इसमें ये व्यवस्था है। जैसे अखबार में आप एक ही समाचार को 10 बार भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें ये सुविधा नहीं है। इसमें वरीयता के अनुसार समाचार सुनने की सुविधा नहीं है। वरीयता का मतलब होता है, अगर किसी को शौक है खेल का समाचार सुनने का पहले, तो पहले खेल का समाचार नहीं सुन सकता। जो समाचार को पढ़ने वाला वाचक, जिसे समाचार वाचक कहते हैं, जब जैसा सुनाएगा वैसा ही क्रम से सुनना पड़ेगा। इसमें आपकी सुविधा पर ध्यान नहीं दिया जा सकता। अखबार के समान कहीं भी पढ़ने की सुविधा नहीं है। रेडियो को आपको ले जाकर के सुनना पड़ेगा। अगर किसी कारणवश बिजली की कमी हो गई या चार्जिंग की कमी हो गई तो अखबार की तरह उसे आप दोबारा नहीं पढ़ सकते। जब उसमें बिजली की या बैटरी की चार्जिंग की सुविधा होगी तभी आप सुन सकते हैं। पीछे लौट करके सुनने की सुविधा नहीं है। अगर आपने समाचार ऑन किया, शुरू किया, तो उसे जो निकल गया उसे नहीं सुन सकते। इसलिए इसमें यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। टेलीविजन, जिसे हिंदी में दूरदर्शन कहते हैं, यह दृश्य श्रव्य माध्यम है। इसकी सबसे अच्छी खूबी है, आप इसमें चित्र को देख भी सकते हैं, घटनाओं को देख भी सकते हैं, वक्ता को भी देख सकते हैं और साथ में अपनी बात सुन सकते हैं। यह अधिक सटीक और प्रामाणिक माध्यम है। मतलब इसमें ठीक बातें बताई जाती है और प्रामाणिक भी है। कई बार लोग घुमा भी देते हैं बातों को, लेकिन उन्हें स्पष्टता देनी पड़ती है। इसकी वजह क्या है? इसमें ब्रेकिंग न्यूज की व्यवस्था है। ब्रेकिंग न्यूज का मतलब यह है, अचानक कोई घटना घटती है तो तत्काल आपको समाचार मिल जाता है। जैसे समाचार पत्र में जब तक से छपता है, जितने बजे समाप्त हो जाता है, उसके बाद की घटना आपको नहीं मिल सकती। पर इसमें सुविधा है, तत्काल कोई घटना मिलती है, तुरंत सूचना मिल जाती है। ब्रेकिंग न्यूज नीचे में आ जाता है समाचार के नीचे। यह मनोरंजन का सशक्त माध्यम है। इसमें आप नाटक भी देख सकते हैं, संगीत भी देख सकते हैं, मनोरंजन के कार्यक्रम देख सकते हैं। इसीलिए यह मनोरंजन का बहुत अच्छा मजबूत कार्यक्रम है। घटनाओं को तुरंत श्रोताओं तक पहुंचाता है। अगर कहीं अचानक कोई दुर्घटना या अच्छी घटना घट जाती है तो तत्काल उसे रिकॉर्डिंग करके तब वहां का दृश्य हम देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। वहां के लोगों की बातें भी सुन सकते हैं। इसमें ये सुविधाएं प्राप्त है। जहां इतनी सुविधाएं उपलब्ध है वहां कमियां भी है। पहली कमी, यह अश्लीलता परोसता है। कई बार स्वार्थवशात कुछ डायरेक्टर, कुछ प्रसारक उसमें ऐसे अश्लील बातों को परोस देते हैं जो युवा अवस्था में या किशोर अवस्था में आदमी दिग्भ्रमित हो जाता है। इसीलिए कहा गया है अश्लीलता परोसता है। इसका प्रसार व उपयोग महंगा है। प्रसार उपयोग का मतलब यह है कि आपको कार्यक्रम पहले बनाना पड़ेगा, फिर उसको प्रसारण करने के लिए इजाजत लेनी पड़ेगी, टेलीविजन खरीदना पड़ेगा, बिजली की सुविधा लगानी पड़ेगी, तब जाकर के आप ये सारी सुविधाएं देख सकते हैं और उसके लिए पैसे भी भरने पड़ेंगे। इसीलिए थोड़ा महंगा प्रकरण है। दर्शक 24 घंटे चिपके रहते, यह समय की बर्बादी है।
कुछ लोग अपने समय का बर्बाद भी करते हैं, घंटों कोई कार्यक्रम को देखते रहते, तो अपने लिए काम नहीं बचता, उससे उनका कुछ काम बाकी भी रह जाता है और बाद में उन्हें परेशानी होती कि यह काम पूरा नहीं हो पाता है। इसमें एक कमी और भी बहुत बड़ी है, यह किसी की छवि को बिगाड़ता है। अगर प्रसारक चाहे समाचार के माध्यम से किसी की बुराई कर देता है तो तुरंत जनता मान लेती है बिना विचार विमर्श के, इतना उनको इस पर विश्वास है। इसीलिए किसी की छवि को सुधार भी सकता है और किसी की छवि को ये बिगाड़ भी सकता है। इंटरनेट, इसमें 24 घंटे समाचार और सूचनाएं उपलब्ध है। यह बहुत तेज माध्यम है। प्रायः सभी अखबार इंटरनेट पर उपलब्ध है। आज किसी भी अखबार को, किसी भी समाचार को इंटरनेट से आप पढ़ सकते हैं। यह समाचारों के संकलन, सत्यापन और पुष्टिकरण का काम करता है। संकलन का मतलब होता है इकट्ठा करना, सत्यापन का मतलब सच्चा है या झूठा है उसको बताता है, पुष्टिकरण का मतलब वो पुष्टि करता है कि खबर बिल्कुल ऐसा ही है, और लोगों से पूछ करके, सलाह लेकर के, अनेक लोग मिलकर के एक जगह समाचार डालते हैं जिससे स्पष्टता नजर आती है। इंटरनेट आधुनिक युग का वरदान है। ये सचमुच वरदान है। वरदान का मतलब यह है हम सबके लिए बहुत ही उत्तम साधन है। कमियां, इसके माध्यम से अपराध बढ़ गए हैं। लोग जो है इंटरनेट का गलत कामों के लिए भी प्रयोग करते हैं। आज इंटरनेट कॉलिंग भी है जिससे अपराध के क्षेत्र के लोग इसका सुविधा उठाते हैं। यह दुष्प्रचार का माध्यम है। आप किसी के विषय में गलत लिख देंगे और लाखों लोग उसको एक दूसरे को भेज देंगे, तो यह दुष्प्रचार भी हो जाता है। यह अश्लील गंदगी फैलाने का माध्यम है। आजकल इंटरनेट में ऐसी गंदगी और अश्लील वीडियो, चित्र भरे हुए हैं जो किशोर अवस्था के बालक या युवाओं के लिए हानिकारक है। समय की बर्बादी और साथ में असामाजिकता भी नजर आती है। यह सामान्य जन की पहुंच से बाहर है। इसमें खर्च भी लगता है, साधन भी चाहिए, उसके लिए पैसा देना पड़ता है। यह बहुत ही महंगा माध्यम है। जनसंचार के लोक माध्यम क्या है? जनसंचार के लोक माध्यम लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य आदि। प्राचीन काल में संगीत के माध्यम से लोग इकट्ठा हो जाते थे एक जगह पर और अपने विचारों को, भावनाओं को रखते थे, मनोरंजन भी करते थे। लोक नृत्य में के माध्यम से अपनी बातों को पहुंचाया जाता था, सामाजिक विचारों को पहुंचाया जाता था। और लोक नाट्य नृत्य के माध्यम से, नाटक के माध्यम से यह सब चीजें होती थी। इसीलिए जनसंचार का लोक माध्यम आज भी गांवों में यही परंपरा है। संचार के क्षेत्र में दूसरी बड़ी क्रांति क्या है? संचार के क्षेत्र में दूसरी बड़ी क्रांति लिपि का आविष्कार है। इस बात पे ध्यान देना आवश्यक है। लिपि का मतलब होता है लिखने की प्रक्रिया। जैसे हिंदी की लिपि है, उसे कहते हैं देवनागरी। ऐसे सभी भाषाओं की अपनी अपनी लिपियां हैं। तो जो लिखने की शैली, जैसे आप जिस लिपि को पढ़ रहे हैं, ये लिपि कहलाता है। अगला प्रश्न, फ्लैशबैक तकनीक क्या है? संचार प्रक्रिया में फ्लैशबैक की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्राप्तकर्ता को जब संदेश मिलता है तो वह उसके अनुसार प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। जो संचार के माध्यम से जिस व्यक्ति को जो समाचार मिलता है, संदेश मिलता है, व्यक्ति जो है वैसे ही अनुभव करता है। उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री ने या देश के राष्ट्रपति ने भी राष्ट्र के नाम से कोई बात संबोधित किया कि ठीक 8 बजे नोटबंदी हो जाएगी, तो लोगों में एकदम तुरंत प्रतिक्रिया शुरू होगी। इसी प्रकार से भिन्न भिन्न समाचार हमारे आते हैं। कोरोना का समाचार है, अन्य समाचार हैं जो देश हित में है, प्रचार और प्रसार किया जाता है।
उसकी प्रतिक्रिया तत्काल समाज में प्राप्त होती है। विचारों की क्रांति की शुरुआत किससे हुई? विचारों की क्रांति की शुरुआत मुद्रण से हुई। मुद्रण का मतलब होता है छपना। जब छपने की प्रक्रिया प्रारंभ हुआ तो लोगों ने अपनी भावनाओं को लिपि के माध्यम से अभिव्यक्त करते हुए भाषा के माध्यम से उसे अपनी भाषाओं को संप्रेषित किया। तो संसार में एक बहुत बड़ी क्रांति उत्पत्ति हुई। इसीलिए मुद्रण, मुद्रण का मतलब छपना। छपने से लोगों में अपनी भावनाओं को स्थायित्व रूप प्राप्त हुआ। मुद्रण की शुरुआत किस देश से हुई? मुद्रण की शुरुआत चीन देश से हुई। छापाखाना, जिसे आजकल प्रिंटिंग प्रेस कहते हैं, का आविष्कार किसने किया? छापाखाना का आविष्कार जर्मनी के गुटेनबर्ग ने किया। गुटेनबर्ग एक ऐसा व्यक्ति था जिसने प्रिंटिंग प्रेस अर्थात छापाखाना का आविष्कार किया है। भारत में पहला छापाखाना कहां और कब खुला? भारत में पहला छापाखाना गोवा में 1556 में खुला। गोवा मुंबई के किनारे एक सुंदर सा शहर है, वहीं पर ही इसकी प्रारंभिक शुरुआत हुई। भारत में पहला छापाखाना किसने खोला और क्यों? भारत में पहला छापाखाना मिशनरियों ने अपने धर्म प्रचार के लिए खोला। मिशनरी कहते ईसाई धर्म के जो प्रचारक लोग हैं उनको मिशनरी कहा जाता है। उन्होंने अपने धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए यह छापाखाना खोला था। मुद्रित माध्यम का अंतर्गत क्या क्या आता है? मुद्रित माध्यम के अंतर्गत अखबार, पत्रिकाएं, पुस्तकें आती हैं। अखबार भी छपा हुआ होता है, पत्रिकाएं भी छपी होती है और पुस्तकें भी, जिसे आप पढ़ रहे हैं, छपी होती है। मुद्रित माध्यम की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? मुद्रित माध्यम को पाठक रुचि के अनुसार पहले या बाद में पढ़ सकते हैं। छपी हुई चीज को जब अपनी सुविधा होती है, जब मन शांत होता है, जब पढ़ने की इच्छा होती है, तभी हम पढ़ सकते हैं। जैसे पुस्तक पढ़ने के लिए जब अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी पढ़ सकते हैं। जनसंचार के विभिन्न कार्य क्या हैं? जनसंचार के विभिन्न कार्य हैं सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना, विचार विमर्श करना। हम इसको विस्तृत तरीके से आगे बताएंगे। जनसंचार का काम है जैसे कोई भी सूचना देना हो, टेलीविजन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, इंटरनेट से छप करके हमें सूचना मिल जाती है। देश के हित में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के द्वारा, संसद के द्वारा कोई सूचना दी जाती हो या अन्य अधिकारियों द्वारा सूचना दी जाती हो तो हम लोग तुरंत प्राप्त कर लेते हैं। शिक्षित करना, अच्छी बातों को लिख करके शिक्षित करना, जैसे पुस्तकें, कहानियां, मनोरंजन, कहानियां और अन्य चुटकुले इत्यादि, ये मनोरंजन के कार्य। एजेंडा तय करना, देश हित में या समाज हित में, व्यक्ति हित में जो कार्य होता है उसे एजेंडा तय करना। निगरानी करना, कहीं पर सरकारी कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो, उस पर कितना सही खर्च हो रहा है, नहीं हो रहा है, और जैसा सरकार ने कहा है वैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसका देखभाल करना, समय समय पर छपाना, कहीं कमियां हैं तो बताना, अच्छाई है तो बताना और समय अवधि का ध्यान रखना, ये सब निगरानी कहलाता है। विचार विमर्श करना, कई बार समाज में कुछ बातें हो जाती हैं, उसके अच्छाई और बुराई दोनों ही पक्षों को रख करके विचार विमर्श किया जाता है। जनसंचार का नवीनतम लोकप्रिय साधन क्या है? जनसंचार का नवीनतम का मतलब था सबसे नया, लोकप्रिय माध्यम इंटरनेट है। मुद्रित माध्यम से क्या तात्पर्य है? मुद्रित का अर्थ होता है छपा हुआ। जनसंचार के वे माध्यम जो प्रिंट रूप से हमें प्राप्त होते हैं और उसे उपलब्ध होते हैं, उसे ही जनसंचार कहा जाता है। मुद्रित माध्यम कहलाते हैं, जैसे अखबार, पत्रिकाएं, ये सारी जो चीजें हैं मुद्रित मतलब छपी हुई चीजें। आजादी के बाद प्रमुख पत्रकारों के नाम बताइए। हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे, ये लेखक भी हैं, अच्छे पत्रकार रहे। रघुवीर सहाय,
धर्मवीर भारती, प्रभात जोशी, मनोहर श्याम जोशी, राजेंद्र माथुर। ये कुछ हमने पत्रकारों के नाम बताए हैं जिन्होंने संचार के क्षेत्र में बहुत बड़े कार्य किए हैं। आप औरों का भी नाम अध्ययन करके लिख सकते हैं। डेडलाइन किसे कहते हैं? समाचार माध्यमों के लिए समाचारों को कवर करने के लिए निर्धारित समय सीमा को डेडलाइन कहते हैं। कुल मिलाकर के किसी भी बात को लिखना या कार्य करने की अंतिम रेखा को, अंतिम समय को डेडलाइन कहा जाता है। आजादी के पहले के प्रमुख पत्रकारों के नाम बताइए। जब देश आजाद हुआ उससे पहले कौन कौन ऐसे प्रमुख पत्रकार हैं जो भारतवर्ष में प्रसिद्ध हुए? गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, प्रताप नारायण मिश्र, शिव पूजन सहाय, राम वृक्ष बेनीपुरी, बाल मुकुंद गुप्ता आदि प्रमुख हैं। संचार विशेषताएं क्या हैं? जनसंचार में फीडबैक तुरंत प्राप्त होता है। दर्शकों, श्रोताओं तथा पाठकों का दायरा बड़ा होता है। जनसंचार माध्यमों के जरिए प्रकाशित या प्रसारित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। प्रकाशित का मतलब छपा हुआ, प्रसारित का मतलब होता है फैला हुआ। तो लोग जो है अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, अपने बताते भी हैं कि आपको इसमें कैसा लगा या और कुछ सुधार चाहते हैं या कहाँ कुछ कमी रह गई हो, तो उसे फीडबैक कहा जाता है। जनसंचार की विशेषताएं क्या है? जनसंचार में फीडबैक तुरंत प्राप्त होता है। संचार के विभिन्न तत्व क्या हैं? संचार के विभिन्न तत्व संचार प्रक्रिया की शुरुआत स्रोत से होती है, वे निम्न है। एनकोडिंग, संचारकर्ता एवं प्राप्तकर्ता दोनों को कूट भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। जो संचारकर्ता अर्थात जो बातें बता रहा है वो, और जो सुनने वाला है, जो उसको बताने के लिए आगे बढ़ाने वाला, मतलब एक व्यक्ति टेलीविजन में बोलता है और दूसरा उसको भेजता है। इन दोनों को उस भाषा का जो प्रयोग किया गया उस शब्द का सही अर्थ जानना आवश्यक है। नहीं तो कई बार क्या हो जाता है, सुनते कुछ है, सोचते कुछ है, अर्थ कुछ और निकल जाता है। इसीलिए कूट भाषा का मतलब स्पष्ट असली अर्थ को जानना आवश्यक है। संदेश, सफल संचार हेतु संदेश का स्पष्ट और सीधा होना आवश्यक है, तभी प्राप्तकर्ता को उसे समझना आसान होगा। माध्यम, जिसे चैनल कहा जाता है, संदेश को किसी माध्यम के द्वारा, चैनल के द्वारा प्राप्तकर्ता तक पहुंचते हैं। अर्थात अपना एक चैनल होता है, उस चैनल के माध्यम से हम उसको भेजते हैं और प्राप्तकर्ता उसे प्राप्त करता है। प्राप्तकर्ता अर्थात रिसीवर, प्राप्तकर्ता डिकोडिंग के माध्यम से प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने का प्रयास करता है। अर्थात उसने, जो व्यक्ति ने लिख करके या बोल करके भेजा है, उसका सही अर्थ समझते हुए, सही भावनाओं को समझते हुए उसमें उस अर्थ को वो स्पष्ट करता है जनता के लिए। फीडबैक, फीडबैक के द्वारा संचार की सफलता का जानकारी मिलती है। अगर हमने कोई समाचार भेजा, जनता के द्वारा या श्रोता के द्वारा फीडबैक मांगा जाता है, वो फिर अपनी भावनाओं को बताता है। इससे स्पष्ट पता लगता है कि आप जो बात प्रेषित कर रहे हैं, संप्रेषित कर रहे हैं, भेज रहे हैं, वो सही है, गलत है, कितना गलत है, वो उसके रूप में बताता है। शोर, संचार प्रक्रिया में शोर बाधक होता है। जैसे हम बात कर रहे हैं और बीच में शोर हो, ना आपको समझ में आएगा ना मुझे समझ में आएगा। और इसी प्रकार से टेलीविजन खराब हो जाए, घर घर की आवाज आए, शोर हो तो पर भी समझ में ना आए, तो शोर बाधक होता है। शोर के कारण संदेश अपने मूल रूप में प्राप्त नहीं पहुंच पाता है। समाचार, पाठती, समाचार किसे कहते हैं? समाचार सम आचार के योग से बना है। सम अर्थात सम्यक, अच्छी तरह, ठीक ठाक। आचार का मतलब होता है व्यवहार। मनुष्य के व्यवहार का समुचित विवरण समाचार कहलाता है। दूसरे शब्दों में सभी दिशाओं में घटने वाली ऐसी घटनाएं
जिनका संबंध जन जीवन से होता है, उनकी व्यवस्थित सूचनाएं समाचार कहलाती हैं। इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है, घटनाएं तो कोई भी बता सकता है, लेकिन व्यवस्थित सूचनाएं, ऐसा ना हो कि कुछ बातें जो पहले बतानी चाहिए उसे बाद में बता रहे हैं, जो बाद में बतानी चाहिए उसे पहले बता रहे हैं, तो ये अव्यवस्थित हो जाएगा। इसीलिए व्यवस्थित सूचनाएं ही समाचार कहलाएगा। अगर मान जाओ उसमें व्यवस्था नहीं है तो वो समाचार नहीं कहला सकता। समाचार जल्दी से लिखा गया इतिहास। समाचार पर दी जाने वाली प्रत्येक सूचना समाचार का रूप धारण ले लेती है। प्रेरक और उत्तेजित कर देने वाली प्रत्येक सूचना समाचार होती है। किसी घटना की रिपोर्ट ही समाचार है, अर्थात कोई घटना घट गई और उसका सही विधिवत रिपोर्ट देना ही समाचार कहलाता है। या कोई भी घटना घटती हो, कोई वक्ता बोलता हो, समाज में घटना घटती हो, देश हित में कोई घटना घट रही हो, समाज में कोई घटना घटे, परिवार के आसपास कोई घटना घट गई हो, इन सारी सूचनाओं को सुव्यवस्थित तरीके से और सही तरीके से संप्रेषित करते हुए बोलना ही समाचार कहलाता है। अखबार शब्द मूल रूप से किस भाषा का है? अखबार शब्द मूल रूप से अरबी भाषा है। अरबी का मतलब होता है, जो अरब देश की जो भाषा है वो उसे अरबी कहते हैं। अच्छे समाचार के क्या गुण है, इस पर ध्यान देना आवश्यक है। अच्छे समाचार में 4 सकारों की स्पष्टता, सत्यता, संक्षिप्तता तथा सुरुचि अर्थात मनोहरता होनी चाहिए। सकार का मतलब होता है जो पहला अक्षर स है उसे सकार कहा जाता है। जैसे सत्यता, सरल भाषा में सच्चाई होनी चाहिए। भाषा इतनी कठोर नहीं होनी चाहिए, क्लिष्ट नहीं होनी चाहिए। ऐसी सरल भाषा हो जो हर व्यक्ति को समझ में आए और उसमें सुंदरता हो, शब्द माधुर्य हो, उसे सत्यता कहते हैं। स्पष्टता, स्पष्ट शब्दों में जानकारी दी जाए। जो बात जैसे है, जितनी आवाज में और जितने तरीके से की जानी चाहिए उसे स्पष्टता कहा जाता है। संक्षिप्तता, घटना को व्यर्थ विस्तार नहीं देना चाहिए। अगर किसी घटना को जितना देना चाहिए उससे अधिक जानकारी देते हैं तो आम मनुष्य श्रोता परेशान हो जाता है और उसे दोबारा सुनना नहीं चाहता है। इसीलिए उसका उतना ही बोलना चाहिए जिसमें संक्षिप्तता हो। सुरुचि, उबाऊ यानी निरस नहीं होना चाहिए। बताने की शैली ऐसी होनी चाहिए जिससे अगले को सुनने का आनंद महसूस हो, इससे उसमें निरसता महसूस न हो। आप अपनी बातों को ऐसी बोले जा रहे हैं जो उठपटांग तरीके से या शब्दों में तारतम्यता न बनता हो तो वह निरसता या उबाऊपन कहलाता है। समाचार के कौन कौन से प्रकार हैं? समाचार 5 प्रकार के होते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए। पहला सीधा समाचार, दूसरा व्याख्यात्मक समाचार, तीसरा तत्कालिक विशिष्ट समाचार, चौथा दीर्घकालिक या विशिष्ट समाचार, और अगला ध्यान दीजिए प्रवाही समाचार। प्रवाही का मतलब होता है जिसमें प्रवाह हो। तो इस तरीके का जो समाचार। अखबार क्या काम करता है? लोकतंत्र में अखबार एक पहरेदार, शिक्षक और जनमत निर्माण का कार्य करते हैं। अखबार पाठकों को जागृत करने, शिक्षित करने तथा उसका मनोरंजन करने का दायित्व निभाते हैं। अखबार की खूबी यह है वो समाज की, राष्ट्र की, विश्व की पहरेदारी करता है, अर्थात जो भी घटनाएं घट रही है उसको तुरंत समाज के सामने में बताता है। शिक्षक, उसमें इतना अच्छी बातें होती है जैसे अध्यापक बताते हैं, ऐसी अच्छी बातें लिखी रहती है तो आपको बार बार पढ़ने पर आपका ज्ञान बढ़ता है। जनमत निर्माण, वो अनेक लोगों से पूछ करके बताता है कि क्या सत्य है, उसी को ही छपाने की कोशिश करता है। पाठकों को जागृत करना, जो पढ़ते हैं उनकी बुद्धि को विकसित करता है और समाज के प्रति जागरूक रहने के लिए वो इशारा करता है। शिक्षित करने, अर्थात किसी ज्ञान को बढ़ाने के लिए, विद्या को बढ़ाने के लिए सहायता करता है। साथ में कहानी, चुटकुले या अन्य माध्यमों से मनोरंजन भी करता है। कौन सा अखबार प्रिंट रूप में न होकर के सिर्फ नेट पर उपलब्ध है? इस बात का ध्यान रखें, वो छपता नहीं है, सिर्फ नेट पर उपलब्ध है। उसका नाम है प्रभा साक्षी। यह छपता नहीं है, सिर्फ
नेट पर उपलब्ध है। हिंदी के 4 अखबारों के नाम बताइए जिनके वेब संस्करण उपलब्ध हैं। जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, नव भारत टाइम्स, नई दुनिया। ये छपते भी हैं और वेब पेज में भी उपलब्ध हैं, अर्थात आप उसको कहीं पर भी जाकर के इंटरनेट के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं और अखबार से भी पढ़ सकते हैं। ये प्रश्न को ध्यान दीजिए, ये विशेष प्रश्न है। समाचार लेखन के 6 ककार कौन कौन से हैं? प्रत्येक समाचार में 5 W 1 H थ्योरी होनी चाहिए। ये अंग्रेजी में है, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, व्हाई, हाउ। लेकिन 6 ककार का है। ककार का मतलब ऐसे शब्द जिसके शुरू में क हो। सिद्धांत कहते हैं समाचार लेखन 6 प्रकार के। देखो, क्या, कौन, कहां, कब, क्यों और कैसे। शुरू में क है, यहां भी क है, कहां में क है, कब में क है, क्यों में क्या है, कैसे में क्या है। ये 6 है, इसीलिए 6 ककार कहते हैं। इसकी खूबी यह है कि आप इसी के माध्यम से सही समाचार लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। क्या हुआ, वहां कौन कौन थे, कहां हुआ, कब हुआ, क्यों ऐसे हो गया, कैसे हो गया। इन सारे प्रश्नों का जब जवाब मिल जाता है और सही तरीके से, तो सही समाचार कहलाता है लिखने में, समझने में और पढ़ने में। समाचारों के मुखड़े को इंट्रो कहा जाता है। जो शुरू में कहा जाता है उसे इंट्रो कहा जाता है। इसकी शुरुआत 4 ककारों से होती है। क्या, कौन, कब, कहां। मतलब शुरुआत में ये चारों चीज होनी चाहिए। इसके बाद बॉडी में 2 ककार होते हैं, कैसे और क्यों। कैसे हुआ और क्यों हुआ, इसको दूसरी जगह पर स्थान देना चाहिए। सबसे पहले क्या हुआ, कौन कौन थे, कब हुआ और कहां हुआ, ये लिखें या सुने या दूसरों को समझाएं। दूसरे में कैसे हुआ और क्यों हुआ। पहले 4 ककार सृजनात्मक तथ्यों पर आधारित होते हैं। सृजनात्मक का मतलब उस कथा को बनाने वाला, उस सत्यता को, घटना को बताने वाला और सही तथ्य को समझाने का। बाकी जो 2 हैं उस बात की व्याख्या करते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं। समाचार पाठकों को नए दौरों के अनुसार भविष्य में संदर्भ में एक नए 7वें ककार आगे क्या है, 6 W व्हाट नेक्स्ट बारे में मार्गदर्शन करें। किया जा सकता है, लेकिन अभी 6 ककार काफी है। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कब और कहां से प्रकाशित हुआ था, इसके संपादक कौन थे। उदंत मार्टन, ये एक पत्रिका का नाम, अखबार का नाम है, साप्ताहिक पत्रिका का नाम है उदंत मार्टन। 1826 में कलकत्ता में प्रकाशित हुआ तथा इसके संपादक युगल किशोर शुक्ला थे। आर्थिक अभाव के कारण मात्र 79 अंक प्रकाशित होने के बाद 1827 में इसका पहला प्रकाशन बंद हो गया। अब हम अगला प्रश्न के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्रिंट लाइन क्या है। प्रत्येक समाचार पत्र या पत्रिका में संपादक, प्रकाशक और मुद्रक का नाम अनिवार्य रूप से प्रकाशित किया जाता है। इस विवरण को प्रिंट लाइन कहा जाता है। किसने, संपादक कौन है, उसको कौन छपा रहा है और उसका प्रकाशन करने वाला कौन है, उसका नाम स्पष्ट होना चाहिए ताकि पता लगे कि किस व्यक्ति ने यह समाचार सत्यता पूर्वक हमारे सामने में प्रेषित किया है। इसकी जानकारी हर एक व्यक्ति को होना चाहिए, उसे प्रिंट लाइन कहा जाता है। अग्रलेख से क्या अभिप्राय है। एक ही संपादकीय स्तंभों में 3 संपादकीय लेख हों तो पहले को अग्रलेख और अन्य को संपादकीय टिप्पणियां कहा जाता है। अर्थात जब संपादकीय हो तो जो पहला है उसे संपादकीय लेख कहा जाता है, बाकी सबको टिप्पणी मान ली जाती है। गजट क्या है। यह सामयिक पत्र जिसमें सरकारी सूचनाएं प्रकाशित होती है गजट कहलाता है। जिसमें सिर्फ सरकार की सूचनाएं प्रकाशित हो जाती है, आम जनता की नहीं, उसे गजट कहा जाता है। वेब
के प्रकाशित 2 साप्ताहिक पत्रिकाओं के नाम बताइए। अनुभूति, अभिव्यक्ति, ये वेब में है। सूचनाओं के स्रोत क्या है? मंत्रालय के सूत्र, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विज्ञप्तियां, साक्षात्कार, सर्वे और जांच समितियों के रिपोर्ट। उस क्षेत्र में सक्रिय संस्थाएं और व्यक्ति, संबंधित विभागों और संगठनों से संबंधित व्यक्ति, इंटरनेट और अन्य दूसरे समाचार संचार माध्यम। अर्थात हम जो सूचना प्राप्त करते हैं, मंत्रालय है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इंटरव्यू है, ये सारे के माध्यम से उस पूरे समाचार को बनाया जाता है और उसको फिर हमारे साथ जनता के सामने में संप्रेषित किया जाता है, भेजा जाता है। समाचार का मूल्य किसे कहा जाता है? समाचार का छोटा या बड़ा यानी कम या अधिक महत्व बनाने की तत्व को के लिए निम्न तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हें समाचार का मूल्य कहा जाता है। व्यापकता, नवीनता, असाधारणता, सत्यता और प्रामाणिकता, प्रभावशीलता, सत्यता। भारत में प्रिंट मीडिया की शुरुआत कब हुई? भारत में प्रिंट मीडिया की शुरुआत 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिकी ने बंगाल गजट के माध्यम से शुरुआत की थी। डैश किसे कहते हैं? समाचार पत्रों में किसी विशेष लेखन के लिए कार्य करने वाले पत्रकारों के समूह को निश्चित समय को डैश कहते हैं, जैसे खेल डैश। तो समाचार पत्रों में आपने ध्यान दिया होगा, किसी पेज पर लेख राजनीतिक समाचार होता है, किसी में खेल जगत का समाचार होता है, किसी में सिनेमा जगत का समाचार होता है। तो जो एक ही प्रकार का लेख होता है उसे डैश कहते हैं। भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना गया है? भारत का पहला समाचार वाचक महर्षि नारद को माना गया है। महर्षि नारद पूरे दुनिया में घूम घूम करके समाचार बताते थे, इसीलिए उनका नाम समाचार वाचक पहला माना जाता है। तो सभी पाठकों को यह पसंद आया होगा। अगले वीडियो प्राप्त करने के लिए सबसे पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कुछ मित्रों को भेजें। जो लोग पठन पाठन में रुचि रखते हैं, जो ज्ञान में रुचि रखते हैं, विद्या में रुचि रखते हैं और ये तीसरी पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं और हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, उन लोगों को सभी को भेजिए और सभी मिलकर के इसे लाइक बटन करें और कमेंट बटन में अपना विचार अवश्य लिखिए। सभी को डॉक्टर गजानंद आर्य का नमस्ते। अगले वीडियो में मिलने के लिए इसे सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्ते।